हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे यहाँ पे। और रिवीजन आपका चल रहा था, उसी रिवीजन को कंटिन्यू करना है हमें। अब ये एक क्वेश्चन है जहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इसको समझना। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ फिगर दिस। यहाँ पे जो फिगर दी है उसके हर एक पार्ट से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ये समझेंगे। तो देखिए, एक चीज आप समझना, एक मैं बता देता हूँ आपको चीज होती क्या है। कि जब DB इज बाइसेक्टर ऑफ ADC, ठीक है। तो अगर आपको ये बोला है कि एंगल ADC, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर है ये DB। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक एंगल है उसको दो बराबर भागों में बांटता है, ये मतलब हुआ। मान लीजिए एंगल D अगर 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो 45 डिग्री ईच हो गए वो एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB। ये मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि इनका बाइसेक्टर कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया है। अब अगर ये बोला है BD बाइसेक्ट एंगल ABC, एंगल ABC कौन सा, पहले ये समझिए। ABC, तो ये वाला एंगल बोल रहे हैं। तो अगर ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये डायगोनल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो बराबर हिस्सों में बांट रही है ये, और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करती है DB। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। अब सिमिलरली पार्ट C जो है, यहाँ पे बोला है DC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। तो ये रहा DC और ये ADC का बाइसेक्टर है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, एंगल CA परपेंडिकुलर टू DA। CA DA के परपेंडिकुलर है, CB DB के परपेंडिकुलर है। तो इससे आपको क्या पता लगता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे ये हमने बताया था वैसे ही यहाँ पे भी आपको इंटरप्रेट करना है। ये नीचे वाला एंगल C होगा, है ना। चलिए, नीचे वाला एंगल कौन सा होगा, B होगा, है ना। ये A है, ये B होगा। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो देखिए, पार्ट C की बात करते हैं अब। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि DC, ये रहा DC, ठीक है, इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB। एंगल ADB कौन सा है, ये रहा एंगल ADB। ये पूरा एंगल अगर हम देखें तो DC इसको दो बराबर पार्ट्स में बांट देता है, और ये इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC, ठीक है। दूसरे दूसरी बात इन्होंने बोली है कि CA परपेंडिकुलर टू DA, यानी ये 90 डिग्री हो गया, एंड CB परपेंडिकुलर टू DB, यानी ये भी 90 डिग्री हो गया। इससे क्या पता लगता है, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू, दोनों ही एंगल राइट एंगल हो गए, यानी 90 डिग्री के हो गए। नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। एन एंगल इज सेड टू बी ट्राइसेक्टेड। एक एंगल को ट्राइसेक्ट किया जा सकता है इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अगर वो 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो। समझना ध्यान से। ट्राइसेक्ट मतलब क्या हुआ? ट्राइसेक्शन मतलब किसी एंगल को ट्राइसेक्ट किया है, मतलब उस एंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे अगर कोई एंगल, तो ठीक है, अब यहाँ पे कोई एंगल है, मान लो 150 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 150 डिग्री है एक एंगल। तो यहाँ पे अगर ट्राइसेक्टेड किया, मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया उसको, तो 50 डिग्री ईच आ गया वो एंगल, है ना। हर एंगल 50 डिग्री का हो गया। तो ट्राइसेक्ट मतलब क्या है कि किसी बड़े एंगल को 3 बराबर भागों में बांट देना, छोटे छोटे एंगल्स में। अब यहाँ पे ये बोला गया है, एन एंगल इज सेड टू बी ट्राइसेक्टेड इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इफ इन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DAE। ये हो गया एंगल BAC, CAD एंड DAE। हाउ मेनी ट्राइसेक्टर्स आर देयर फॉर एंगल BAE? तो इस पूरे एंगल BAE के लिए कितने ट्राइसेक्टर का यूज किया गया है? तो 2 ट्राइसेक्टर्स का यूज किया गया है। ठीक है, कौन सा? AB एंड AB नहीं, AB तो था ऑलरेडी। यहाँ पे एक ट्राइसेक्टर आपका होगा, 2 ट्राइसेक्टर्स। एक तो ये हो गया, यानी AC एंड AD। ठीक है, इन 2 ट्राइसेक्टर्स का यूज किया गया है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों समझ में आ रहा है? आगे देखिए अब, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। ठीक है, ये वाली। अब इस फिगर से पूछ रहे हैं हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन फिगर 2.43। कितने पॉइंट मार्क किए गए हैं? 2 ही पॉइंट तो मार्क किए गए हैं, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट मार्क किए गए हैं, A एंड B। ठीक है, सिंपल है। तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन दिस फिगर? इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट आपको दिख रही हैं, ये बताइए। तो 1 लाइन सेगमेंट दिख रही है मुझे। कौन सी दिख रही है, बता सकता कोई? एक ही लाइन सेगमेंट दिख रही है, वो है AB। नोट करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए आपको बताना है, ये क्वेश्चन, ये लाइन सेगमेंट दिख रही है ना आपको फिगर 2.44 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इन हाउ मैनी पॉइंट्स इन फिगर दिस हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड, नेम देम। तो कितने पॉइंट मार्क किए गए हैं? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? 3 पॉइंट्स
आर मार्क्ड ए बी एंड सी, 3 पॉइंट मार्क किए गए हैं, ए बी एंड सी पॉइंट। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे बच्चों आप। अब अगला सवाल है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स का नाम मैं लिख देता हूं। देख, एक तो है ए बी, एक है बी सी एंड एक है ए बी। 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। कितनी है? 3 लाइन सेगमेंट्स। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगला सवाल करेंगे अब देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है सेम पिछले 2 क्वेश्चन की तरह है ना। तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज पूछा, कितने पॉइंट मार्क हैं, कितने लाइन सेगमेंट्स हैं इसमें, ये आप कर सकते हैं इजीली। सेम यहाँ पे पूछा है, कितने पॉइंट मार्क है, कितने लाइन सेगमेंट हैं। तो ये आप खुद से करेंगे क्वेश्चन। हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? इन फिगर 2.47, ये फिगर देख रहे हैं आप, इसमें आपको बोला गया ओ इज द सेंटर। ओ क्या है? सेंटर है इस सर्कल का। ठीक है, वृत्त पता है, वृत्त तो आपको समझ में आता है, इसको वृत्त बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसका एक सेंटर होता है। क्या होता है? केंद्र होता है, जहां से मैं सर्कल, जहां से, केंद्र का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से इसकी बाउंड्री मेजर करूंगा तो बाउंड्री पे हर पॉइंट बराबर दूरी पे आएगा, और इस दूरी को बोलते हैं हम रेडियस यानी त्रिज्या। क्या बोलते हैं? रेडियस यानी त्रिज्या। तो ये चीज समझना, एक तो हो गया रेडियस त्रिज्या, एक होगा डायामीटर, डायामीटर यानी व्यास। ठीक है, इस तरह से आप चीजें समझेंगे। तो अब देखिए डायामीटर क्या हो गया? अगर कोई लाइन सेगमेंट या फिर कोई कोड एक पॉइंट से दूसरे सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है, सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए, तो उसको हम व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले बोला है नेम ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की सभी कॉर्ड्स का नाम बताएंगे। तो कॉर्ड क्या होगी? कितनी भी 2 पॉइंट्स के सर्कल को जो लाइन सेगमेंट टच कर रहा है उसको कॉर्ड बोलेंगे। तो जैसे पीसी हो गई कॉर्ड, एंड दूसरी कॉर्ड हो गई एबी। ठीक है, एबी भले ही डायामीटर भी है, लेकिन इसको लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड इसको बोलते हैं, है ना। नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई ए बी। अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है बच्चों जीवा, इसको जीवा बोलते हैं हिंदी में, ये चीज आप समझ लीजिए। अब नेम ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियाई सिर्फ एक ही है, कौन सा है? ये है ए बी। ए बी सर्कल का रेडियाई। नेम अ कॉर्ड विच इज नॉट द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड जो सर्कल का डायमीटर नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? पीसी, क्योंकि पीसी डायमीटर नहीं है, डायमीटर को तो सर्कल के सेंटर से होके गुजरना पड़ता है। शेड दिस सेक्टर ओ ए सी एंड ओ बी सी। ठीक है, तो सेक्टर होते हैं, सेक्टर्स यानी त्रिज्याखंड इनको बोलते हैं। तो कौन से हो जाते हैं त्रिज्याखंड? ये देखिए, अगर ओ ए सी बोला है, ओ ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, तो ये सेक्टर को शेड करने के लिए बोल रहे हैं। सेक्टर क्या होता है मैं बता देता हूँ।
भाई सेक्टर सर्कल का एक पार्ट होता है जो कोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, सेपरेट किया जाता है सर्कल से, यानी कोर्ड्स के द्वारा, जीवा के द्वारा, जो रेडियस है, रेडियस सॉरी, सर्कल के रेडियस के द्वारा अगर सेपरेट करते हैं उस पार्ट को तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, और वैसे ही सेगमेंट क्या हो जाता है, जो कोर्ड के द्वारा सेपरेट किया जाता है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। तो देखिए दूसरा बोला है आपको सेक्टर, सेक्टर यानी हम रेडियस के द्वारा, त्रिज्या खंड इसको बोलते हैं, त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस के द्वारा जो अलग किया जाता है उसको सेक्टर बोलते हैं। तो ये दो सेक्टर को शेड करने के लिए बोल रहा है। अब डी पार्ट, ई पार्ट की बात करें तो शेड द स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय सीपी। तो देखिए ये रहा सी, ये रहा पी, है ना, तो ये एक कोड है, कोड से जो छोटा सेगमेंट बना है वो ये रहा, इसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। इस तरह से इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया बच्चों सबने? अगला सवाल देखिए, अब बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपसे। कैन वी हैव टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, सबको पता है ना, दो न्यून कोण हमारे पास हो सकते हैं जिनका योग, पार्ट ए की बात करते हैं यहाँ पे हम, साथ साथ इनके आंसर लिखते जाएंगे। एन एक्यूट एंगल वाई और वाई नोट, तो क्या ऐसे दो न्यून कोण हो सकते हैं जिनका सम एक न्यून कोण ही हो? यस, हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन से कैसे कैसे हो सकते हैं। भाई कोई भी एंगल जिनका सम 90 डिग्री से कम हो, ऐसे बहुत सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए 10 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, जो इनका सम आया वो भी एक्यूट एंगल है, तो हो गए ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्यूट एंगल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे 30 डिग्री प्लस 7 डिग्री, 37 डिग्री एक्यूट एंगल है। तो अब पार्ट बी आपको पूछा गया है कि क्या ऐसे दो एक्यूट एंगल न्यून कोण हो सकते हैं जिनका सम एक राइट एंगल होगा? तो यस, ये भी संभव है। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री हो गया, दूसरा एक्यूट एंगल भी 45 डिग्री हो गया, इनका सम 90 डिग्री हो गया, एक राइट एंगल हो गया, है ना, हो सकता है। और जरूरी नहीं है खाली यही हो, और भी बहुत सारे एक्यूट एंगल हो सकते हैं ऐसे, जैसे एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री हो गया, एक 70 डिग्री, एक 20 डिग्री हो गया, एक 10 डिग्री, एक 80 डिग्री हो गया, ऐसे करके बहुत सारे एक्यूट एंगल आपको मिल जाएंगे। क्या दो ऐसे एक्यूट एंगल हो सकते हैं जिनका सम ऑब्ट्यूस एंगल हो? यस, ये भी संभव है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक एक्यूट एंगल है आपके पास 50 डिग्री और एक एक्यूट एंगल है आपके पास 70 डिग्री, कितना आ गया इनका सम, 120 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऐसे बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे आपको, जैसे 75 डिग्री प्लस 35 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल आएगा इनका सम। अगर पार्ट डी की बात करें, क्या बोला गया है, अ स्ट्रेट एंगल, तो एक स्ट्रेट एंगल यानी सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे छोटे एक्यूट एंगल हमारे पास, सबसे बड़े लार्जेस्ट एक्यूट एंगल है वो है 89 प्लस 89, और 89 प्लस 89 भी 180 के बराबर नहीं होते। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 के बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो एक्यूट एंगल का सम कभी भी स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री नहीं हो सकता। सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स कैन नेवर बी 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अगर हम सबसे बड़े एक्यूट एंगल्स को भी ऐड करते हैं, मतलब रिपीट करके ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये 180 डिग्री नहीं होगा। अब सेम रीजन है रिफ्लेक्स एंगल का, तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल क्यों नहीं हो सकते। मैं बता देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उनको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। कैन वी हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल? क्या ऐसे सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे एक्यूट एंगल था, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बोला गया। क्या हमारे पास दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं जिनका सम क्या होगा? एक रिफ्लेक्स एंगल y और y नॉट। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिनका सम होता है 180 डिग्री एंड अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यस। ठीक है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है भाई? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। अगर मैं 160 डिग्री प्लस 140 डिग्री, 150 डिग्री प्लस 140 डिग्री को अगर ऐड करूंगा तो इसका सम क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल आएगा। 290 डिग्री आ गया, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। समझ में आ गया? इस तरह से अ कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या ऐसे दो हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल सकते हैं जिनका सम एक कंप्लीट एंगल हो? तो देखिए, सबसे बड़ा एंगल होता है 179 डिग्री प्लस 178 डिग्री। अगर हम दो इनको देखेंगे क्या ऑब्ट्यूज एंगल्स को, तो भी इनका सम एक कंप्लीट एंगल के बराबर नहीं आएगा। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो इनका सम कितना आएगा? 9 और 8 17, एक हासिल। 7 इंटू 7 प्लस 7 14 और एक 15, एक हासिल। और ये 2 और एक 3, कितना आया? 357 आया, है ना? तो 360 से छोटा आ गया तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। और रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नेवर बी 360, it will always be smaller than 360 डिग्री। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब क्या बोला? ड्रॉ ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन ACDE। ठीक है, एक पेंटागन बनाते हैं और उसके डायगोनल्स हम बनाने वाले हैं। तो पेंटागन कैसे हो गया? एक साइड हो गई, 5 साइड होनी चाहिए पेंटागन की। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4, है ना? ये हो गई 4 साइड और ये हो गई 5 साइड। अब एक पेंटागन के कितने डायगोनल्स होते हैं ये आपको पता लगना चाहिए। तो पेंटागन के डायगोनल्स कितने होते हैं इस फॉर्मूले से आप पता लगा लेंगे। n-3/2 कितना हो जाएगा? 5 5 -3/2 कितना आ जाएगा? ये 5 इंटू 2/2, यानी 5 डायगोनल्स होते हैं एक पेंटागन के, है ना? ये फॉर्मूला तो हमने सीख रखा है। तो कौन से डायगोनल्स हो जाएंगे, ये डायगोनल्स हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए, एक ये डायगोनल हो गया, अगर मैं इसका नाम दूं ABCDE। ठीक है, तो एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया, तीसरा डायगोनल ये हो गया, चौथा डायगोनल ये हो गया और पांचवा डायगोनल ये हो गया। इनके अलावा कोई और डायगोनल्स नहीं दिख रहे ना, तो नेम लिखेंगे डायगोनल्स के, नेम्स ऑफ डायगोनल्स। ये हो जाएगा AD AE AD एंड AC। ठीक है, AD हो गया और AC हो गया, एक ये डायगोनल ये डायगोनल। फिर उसके बाद करेंगे EC BD एंड लास्ट वाला EB। ठीक है, पांचों डायगोनल्स के नाम आ गए, इनको नोट कर लेंगे आप। तो बच्चों ठीक है, समझ में आ गया? जैसे ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एजेस फेसेस वर्टेक्सेस आर देयर इन अ स्फीयर। तो ठीक है बच्चों, अब यहां तक चीजें आप समझ गए हैं, है ना? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, हाउ मेनी एजेस। ठीक है, अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा एजेस फेसेस वर्टेसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक क्यूब या क्यूबॉइड बनाते हैं, किसी ने बॉक्स देखा है, डब्बा? ठीक है, डब्बा, कार्टन या फिर बिस्किट का पैकेट देखा होगा आपने।
तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए उसके जो ये होते हैं, जहां पे सारी लाइंस मिलती हैं ये, है ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, पता है आपको? इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इनको? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनके किनारे होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सारे किनारे, इनको एजिज बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एजिज बोलते हैं। और जो फ्लैट सरफेस हो गया, सीधा सरफेस, है ना, जिसपे आपने देखा होगा फोटो वगैरह बिस्किट के, उस फ्लैट सरफेस पे फोटो छपी होगी, या कोई डब्बा, कार्टन, कोई बक्सा आपने देखा होगा, है ना, जिसपे आप बैठ सकते हैं, जिसका प्लेन सरफेस होता है, समतल एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेस। क्या बोलते हैं? फेस। ठीक है। ये तीन चीज होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी फिगर आ जाए जिसमें आपके पास फ्लैट एरिया हो ही ना, सब कुछ राउंड राउंड हो, जैसे एग्जांपल देखिए, फुटबॉल खेली है आपने? फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट तो सबने खेला होगा। तो क्रिकेट बॉल कैसी होती है? राउंड राउंड होती है हर तरफ से। तो जब कोई चीज राउंड होती है हर तरफ से, तो उसमें ना ही तो वर्टेक्स हो, ना ही एजिज होते हैं, ना ही उसके फेसेस होते हैं, और ना ही वर्टेक्स होते हैं, कुछ भी नहीं होगा उसमें। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। स्फेयर वही होता है। स्फेयर का एग्जांपल ये है, आपकी फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, है ना, कोई भी राउंड फिगर आप देखेंगे तो उसको आप स्फेयर में ही काउंट करेंगे, है ना, जिसके कोई भी किनारे नहीं होंगे, जिसके कोई भी वर्टेक्स नहीं होंगे, जिसका कोई फ्लैट सरफेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद करता हूं ये जो ज्योमेट्री का पोर्शन हमने रिवीजन किया है, ये सबने अच्छे से इसको समझा है और नोट डाउन किया है। अब इसको रिवाइज करेंगे घर पे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।